आप देख रहे हैं समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। झीलों की नगरी उदयपुर में आज एमएसएमई मंत्रालय और फूटी के द्वारा नेशनल कॉन्क्लेव 2025 वेंडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत एमएसएमईज को किस तरीके से ऊपर लाया जा सके, सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ एमएसएमईज को पहुंचाया जा सके और साथ ही एमएसएमईज की जो डिमांड है या वो किस तरीके का सपोर्ट सरकार से चाहते हैं, उसके लिए भी आज इस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है ताकि सरकार के सामने अपनी बात रख सके। क्या हर्डल्स उनके बीच में आ रहे हैं उस पूरे प्रोसेस के थ्रू वो उन्हें बताया जा सके। साथ ही फोर्टी की भी यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि फोर्टी एक सेतु का काम कर रहा है सरकार और उद्यमियों के बीच में, कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो उन एंटरप्रेन्योर्स तक सही तरीके से पहुंचे। साथ ही जो पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का हो या फंडिंग का हो या सपोर्ट हो या बैक सपोर्ट हो, वो उनको सही तरीके से मिल सके, इसके लिए फोर्टी भी उनके साथ में पूरी तरीके से लगा हुआ है। मुख्य एजेंडा या कहा जाए मुख्य उद्देश्य आज इस कॉन्क्लेव का यही है जो 2 दिन के लिए आयोजित हो रहा है कि किस तरीके से एमएसएमईज को ऊपर लाया जा सके, जो सरकार की योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाई जा सके, साथ ही जो लाभ उन्हें मिल रहा है वो सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा वो सुनिश्चित किया जा सके। आज इस पैनल डिस्कशन का आयोजन यहां पर हुआ है क्योंकि उदयपुर में ये इवेंट हो रहा है 2 दिन का, आज और कल 2 दिन तक ये इवेंट चलने वाला है। टेक्निकल सेशंस यहां पर करवाए जा रहे हैं ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो स्कीम्स सरकार चला रही है एमएसएमईज के लिए, वो उन्हें बताई जा सके। प्रेजेंटेशन यहां पर हो रहा है, साथ ही जो एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, वो यहां पर मौजूद हैं, फोर्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो यहां पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरकारी जो स्कीम्स हैं वो एमएसएमईज तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। हमारे साथ यहां एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारी भी हैं और साथ ही जो फोर्टी के मेंबर्स हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। मैं एक एक करके सबके पास जाऊंगी और सबसे बातचीत करूंगी कि आज ये जो पैनल डिस्कशन होने वाला है उसमें वो अपनी बात रखें और साथ ही जो ये कॉन्क्लेव हो रहा है इसका क्या एजेंडा है, साथ ही जो एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारी है वो भी हमको बताएंगे कि सरकार की मंशा क्या है, वो किस तरीके से ये जो स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको ऊपर लाना चाहती है और साथ ही जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे भी ये बात जानेंगे कि क्या उन तक सरकारी स्कीम्स का लाभ पहुंच रहा है और अगर पहुंच रहा है तो किस तरीके से पहुंच रहा है और उन्हें क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस के इस पैनल डिस्कशन में। मैं एक एक करके आपके पास आऊंगी, आप अपना नाम बताएं, डेजिग्नेशन बताएं और आपका जो बिजनेस है वो बताएं और किस तरीके से ये जो एजेंडा है इस पर काम किया जा रहा है, एमएसएमई कर रही है, फोर्टी कर रही है। सर आपका नाम? धीरेन्द्र सिंह सचान, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और आज जो पैनल बैठा हुआ है और एमएसएमई का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पेमेंट जो 45 डेज़ का था वो कैसे हम अर्न कर सके, हमारे सप्लायर से, वेंडर से कैसे हम ले सकें। तो इसलिए आज हमको उससे काफ़ी सीखने को मिला है कि हम पोर्टल एमएसएमई के माध्यम से एक समाधान पोर्टल है उस पर जा कर के रजिस्टर्ड करके और उसकी सारी जानकारी दे करके और ऐसे हम कर सकते हैं। प्रवीण सुथार जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है राजस्थान ब्रांचेस फोर्टी के। सर, फोर्टी किस तरीके से सरकार के साथ मिलकर सेतु का काम कर रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत, ये पहली बार उदयपुर में कॉन्क्लेव हुआ है, लेकिन आप वैसे भी मैंने देखा है काफी सारे प्रोग्राम्स आपके अटेंड किए हैं कि आप लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको आगे ला रहे हैं, साथ ही सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम भी आप लोग कर रहे हैं। जी, उदयपुर में उदयपुर में नेशनल लेवल का एमएसएमई कॉन्क्लेव पहली बार उदयपुर में हुआ है और ये रखने का हमारा मेन मकसद ये है कि यहाँ के उदयपुर के आसपास के क्षेत्र के अंदर जो, क्योंकि अब तक इतने बड़े जो कॉन्क्लेव हुए हैं वो जयपुर या बड़े शहरों में होते थे, दिल्ली वगैरह में, तो उदयपुर से नहीं, वो उन कॉन्क्लेव में नहीं जुड़ सकते थे वो छोटे उद्यमी या उद्योगपति, तो उनके लिए हमने उदयपुर में रखा है जो कि आज कई लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और कई लोग रह गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप का कॉन्क्लेव हम आगे भी कराएं। कल का एक सेशन और है उसमें भी हम उनको आमंत्रित करेंगे कि वो इसका बेनिफिट्स लें। हमने जितने भी सरकारी विभाग से हैं वो सारे आ गए हैं और एमएसएमई मंत्रालय पूरा हमारे साथ में सहयोग में है, उनके साथ में मिलकर हमने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो जिसका बेनिश्चित कई लोगों ने फायदा लिया और लेंगे आगे भी।
और हमारे साथ सुरजाराम जी हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मुख्य संरक्षक हैं फोर्टी के। उनसे मैं जानना चाहूंगी कि आज चीफ गेस्ट के तौर पर उन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। क्या एजेंडा है फोर्टी का स्पेशली, क्योंकि फोर्टी सभी वर्गों को साथ लेकर के चल रहा है, चाहे से वो यूथ हो, चाहे से वो महिलाएं हो, चाहे से वो स्टार्टअप्स हो। सर बहुत स्वागत है आपका समाचार प्रेस पर। और क्या एजेंडा है फोर्टी का? फोर्टी किस तरीके से हेल्प कर रहा है एमएसएमई के साथ मिलकर, जो उभरते स्टार्टअप्स हैं, उभरते एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर जो आगे आना चाहते हैं और इससे जुड़ना चाहते हैं? अभी तक हम ज़्यादातर प्रोग्राम जयपुर में या बड़े सेंटरों पे करते रहे हैं, एक आधी जगह छोटी जगह किया। पहली बार जो यहाँ की हमारी टीम ने, उदयपुर की टीम ने, प्रवीण जी और इनकी पूरी टीम ने जो काम किया है, मैं तो पूरा सुबह से देख रहा हूँ कि रियली में एक बड़ा डिफरेंट मैसेज दिया है कि ये इस तरह के प्रोग्राम हम अब सभी जो बड़े सिटीज़ हैं और जो डिवीज़न हेडक्वार्टर है उन पे सब पे हम इस तरह का प्रोग्राम करेंगे। और मैं देख रहा हूँ सुबह से जो लोग आए थे सारे के सारे अब गए हैं, वो सारे सब सुबह से बैठे हुए हैं। और एक एक का मैंने 2 4 5 लोगों के बारे में जानकारी करी तो सब बड़े नीडी और एकदम उत्साह से, मतलब जो क्वेश्चन आंसर सेंसर जो एमएसएमई के लोगों से क्वेश्चन आंसर का सेशन जो हुआ उसमें भी बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए समाधान पोर्टल के बारे में। और मैं एमएसएमई के अधिकारियों से, मीना जी से, संजय जी से भी यही बात कर रहा था कि ये आप है ना, इनको लीगली और लोगों को ये बताओ, व्यापारियों को, कि ये गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा स्कीम है, एमएसएमई को घर बैठे पैसे आते हैं। हमारी एक मिलने वाले के ऐसा पैसा अटक गया था तो एमएसएमई उसे पता ही नहीं था, तो हमने उनको गाइड किया और उनको पैसा घर बैठे आ गया। पोर्टल पे डालो, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो ये जो आज कल भी चलेगी हमारी कॉन्क्लेव जो नेशनल लेवल के यहाँ कर रहे हैं, रियली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा। और मैं कल भी पूरे दिन यही हूँ और मुझे ये लगता है मैं तो यहाँ से बहुत कुछ लेके जाऊँगा और हमारे अध्यक्ष जी और टीम से ये बोलूँगा, इस तरह के मल्टीपल प्रोग्राम जब डिपार्टमेंट हमारे साथ खड़ा है, गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है, तो हमें व्यापारियों के लिए तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। और इसको हम कंटिन्यूस करेंगे, लगातार बढ़ाएंगे इस काम को। मैं इसको सक्सेसफुल प्रोग्राम मानता हूँ आज का। सर मैंने आपका टॉक शो भी पूरा सुना था और जो आपकी हिस्ट्री रही है वो भी मैंने पूरी सुनी, ये पूरा प्रोग्राम भी मैं देख रही हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इस बात पर फोकस करना चाहूँगी और साथ ही मैं आप लोग के भी व्यूज़ इस पर लेना चाहूँगी कि जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें इसी चीज़ में आ रही हैं। तो प्रोसेस को लेकर क्या अलग से वर्कशॉप होनी चाहिए? और आपकी जो पूरी टीम है, फोर्टी की भी है, एमएसएमई की है, क्या इस पर पूरा फोकस सबसे ज्यादा कि इनिशियल स्टेज पे किस तरीके से वो इससे जुड़ पाएं, इसको लेकर आप कैसे आगे सोच रहे हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। ये दोनों तरफ से ही है बातें, हमारी तरफ से भी है, व्यापारियों की तरफ से। हम घर बैठे बैठाए सब चाहते हैं, आपस में बात करके हम ढूंढते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, लीगल पर्सन के पास नहीं जाते हैं। तो हम डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, डिपार्टमेंट में किसी शिकायत करने को तो हम किसी की भी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट तैयार बैठा है सब कुछ हेल्प करने के लिए। हमारी तरफ से ही लैक है जो हमने व्यापारियों को अवेयर करना है। मैं सरकारी अधिकारियों की कोई शिकायत नहीं करना चाहता। देखो वो अपनी ड्यूटी पे हैं, उनकी भी अपनी प्रायोरिटी है, कोई आपके लिए ऐसा नहीं है, सब कुछ तैयार है, कहीं कमी नहीं है। आप सिंसियरिटी से कोई चीज़ अप्रोच करोगे तो सामने वाला डबल से आपको जवाब देगा। तो इसलिए डिपार्टमेंट की कोई शिकायत नहीं है, व्यापारियों में अवेयरनेस की कमी है जो हम क्रिएट करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और महिलाओं के पास जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अनिला जी आपके पास आना चाहूँगी। महिलाएं चूंकि अवेयर नहीं है बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर बात करें तो गांव की बात करें तो वहाँ भी महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती हैं और कर रही हैं, क्योंकि सरकार की ऐसी स्कीम्स हैं और सरकार भी उन्हें लेकर अवेयरनेस डाल रही है, लोगों में अवेयरनेस फैला रही है। महिलाओं की तरफ से सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप प्लान्स आते हैं वो किस चीज़ को लेकर के आते हैं? किस चीज़ में उनका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है? और साथ ही उन्हें किस तरीके से अवेयर किया जा सकता है कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ी होकर के आगे आएं और मंत्रालय से जुड़ें, साथ ही पूरा फायदा सरकारी योजना का उठाएं? इसमें दो चीज़ें मैं समझ पा रही हूँ जो आप कह रही है कि एक तो है रूरल सेगमेंट की महिलाएं, एक है ओवरऑल महिलाओं के लिए। टू स्टार्ट विथ रूरल सेगमेंट की अगर हम महिलाओं की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पार्ट को लेके हमारा मंत्रालय स्किलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है एनजीओज एसोसिएशंस के साथ मिलके। अब ये रूरल सेगमेंट को अगर हम देखें तो वहाँ मोस्टली क्रिएटिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है वुमेन्स का, इंक्लूडिंग फूड सेगमेंट, जिसमें
अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ मिलके उनके स्किलिंग पे काम करते हैं। अगर हम फूड सेगमेंट की बात करें तो ऑन बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को बुला के हम उनकी स्किलिंग के ऊपर काम करते हैं और उन्हें अवगत कराते हैं। जैसे आज हमने वेंडर के बारे में अवगत कराया, वैसे ही हम उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अवगत कराते हैं। उसमें से कोई भी इंटरेस्ट शो करता है, हम अपने ऑफिस के थ्रू उनको एक स्टेप से आगे तक कहाँ पहुंचना है, वी हेल्प देम इन ऑल द प्रोसेस। अब आते हैं ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो ओवरऑल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी मिनिस्ट्री इन एसोसिएशन विथ ऑल द वुमेन विंग्स, जैसे अगर हम उदयपुर में बात करें, हर्षा जी हैं, शी इज लीडिंग द वुमेन विंग ऑफ 40 ओवर हियर। सिमिलरली, क्योंकि हमारा एकमात्र ऑफिस जयपुर में है, देयर आर लॉट ऑफ वुमेन विंग्स लाइक लघु उद्योगात्री वुमेन विंग है, इसके अलावा 40 की भी वुमेन है, 50 की वुमेन विंग है। इनके साथ हम लगातार काम करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात है जो आई ओपनर मेरे लिए भी था, बिकॉज वन इवेंट वी डिड ऑन द वुमेन्स डे फॉर द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मुझे लगा कि वुमेन खाली फूड सेगमेंट, टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करती होगी। नो, वुमेन आर इक्वली इनटू ऑल द फील्ड्स लाइक मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, डिजाइनिंग एंड जो फील्ड ले लो, एआई, रोबोटिक्स। और रही बात वुमेन स्टार्टअप्स की, तो उसमें मैं ये फोकस करना चाहूंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का WEP पोर्टल है जिसमें वुमेन स्टार्टअप्स खुद को रजिस्टर करा सकते हैं एंड DPIIT के स्टार्टअप इंडिया के थ्रू सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। वंस बी अ स्टार्टअप देन बी अ MSME एंड अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। थैंक यू। हर्षा जी, आपके पास आना चाहूंगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी भी कंपेयर करें अगर मेंस में, तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स अब भी कम है, इसका रेशियो इंडिया में अब भी कम है? क्या वजह आपको लगती है और उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, 40 कर सकता है और MSME कर रहा है? थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। क्योंकि एक वुमेन हैज़ पोटेंशियल जितना एक मेन में है, तो विमेन को करने के लिए पूरा सिस्टम लगता है ना, कोई बिजनेस करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली सपोर्ट, क्योंकि जब वो काम करने जाएगी ना, तो जो बहुत सारे काम पीछे छूट जाएंगे, उसके लिए एक ब्लेम गेम ना खेला जाए। तो जब ये सारी बैटल जो खत्म होंगे ना, तो शी कैन प्लान, शी कैन फोकस एंड यूज ऑल द एनर्जी दैट शी हैज ऑन हर बिजनेस। तो बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए फैमिली प्लस सिस्टम सपोर्ट, जो मैडम ने कहा कि सिस्टम तैयार है उनको सपोर्ट देने के लिए, और उनको आइडिया लेकर आने की ज़रूरत है। थोड़ी सी हिम्मत समाज भी दे, क्योंकि एक वो जब पूरा इकोसिस्टम चेंज होगा ना, तभी विमेन बराबर काम कर सकती है। क्योंकि ग्लास जो शील्ड है वो टूटेगी, उसके लिए एक विमेन को बहुत सारे एफर्ट डालने होते हैं, वो तभी संभव हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे जैसे सब्सिडी है या उनको प्रिविलेज मिलती है, तो मेरे ख्याल से सिस्टम तो सपोर्ट करना ही है और वुमेन को ही हिम्मत करनी पड़ेगी। तो शी हैज़ टू टेक स्टैंड फॉर हरसेल्फ। मैम, आपसे आपका नाम जानना चाहूंगी। Nivedita, I'm a corporate lawyer and currently 40 Women Wing उदयपुर की मैं सेक्रेटरी हूँ। आपको क्या लगता है कि 40 विमेन की अगर बात करें तो उस सेक्टर में जैसे उनको अवेयर करना हो, या फिर उन्हें आगे लाना हो, या फिर उन्हें ऐसे सेक्टर्स बताने हो कि उनकी स्किल सबसे ज्यादा कहाँ काम आ सकती है? जैसे कि अभी अनिला जी ने बोला कि सिर्फ और सिर्फ फूड या खाना बनाना, कुकिंग, ये सब ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले अगर महिलाओं को दिमाग में यही आता है कि कुकिंग से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, खाना बनाने से लेकर के कुछ चीजें हो सकती है, या उसी के आसपास उनका दायरा क्योंकि वहीं तक सीमित लगता है लोगों को। तो क्या लगता है कि और इनोवेटिव आइडियाज और कुछ क्रिएटिव करके कैसे उन्हें आगे लाया जा सकता है? सबसे पहले एक महिला को खुद को ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि उसका इंटरेस्ट किस में लाई करता है, उसकी टैलेंट किस में है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो जब वो रियलाइज़ करती है एंड सीक सपोर्ट कि मैं ये करना चाहती हूँ और मुझे इस टाइप का सपोर्ट चाहिए और ये कहाँ से मिल सकता है, जब उसको ये बातों पे श्योरिटी हो जाती है कि येस आई वांट टू डू दिस एंड इसी राह पे मुझे आगे चलना है, तो उसके बाद जैसे आजकल वेबसाइट्स हैं गवर्नमेंट की सारी, वहाँ पे बहुत सारी इवन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तो हम लोग ने मतलब गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं दे दी है कि आप आइडियाज़ भी हैं, उन आइडियाज़ के
एग्जीक्यूशन के लिए पूरा प्लान है, फंडिंग कहाँ है, आपको कहाँ जाना है, कौन से डिपार्टमेंट से सपोर्ट लेना है, प्लस मैं जैसे स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज के काउंसलिंग एंड कंसल्टेशन का काम करती हूँ, तो वहाँ पे ऐसे लीगल सपोर्ट सिस्टम भी है आपके पास, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आप उनकी मदद ले सकती हैं। और ये विमेन विंग्स वगैरह हैं, तो आप बहुत सारे मतलब आपको एक बार सिर्फ ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि मेरे में किस चीज़ की पोटेंशियल है। अगर वो महिला रियलाइज़ कर लेती है फर्स्ट ऑफ ऑल, देन शी हैज़ विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई। ये बिल्कुल सच बात है कि सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन और अवेयरनेस की ही कमी है। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहूंगी। 40 का ये एमएसएमई और 40 का ये कॉन्क्लेव है, आप लोगों ने आज एंटरप्रेन्योर्स को सुना। क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा दिक्कतें सरकारी योजनाओं का बेनिफिट उठाने में कहाँ आ रही है एंटरप्रेन्योर्स को? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत शर्मा, 40 यूथ विंग सेक्रेटरी। एक्चुअली प्रॉब्लम जो एमएसएमई की आती है वो सबसे पहले आती है अवेयरनेस की। उन्हें ये पता ही नहीं कि किस तरह की स्कीम, किस तरह की सब्सिडी उनके लिए बनी है। राजस्थान इंडियन गवर्नमेंट ने 23,000 करोड़ का बजट उनके लिए अलॉट कर रखा है और उन्हें ये नहीं पता कि उसे कैसे अवेल किया जा सकता है, हमारे लिए क्या योजना है, उस पर कैसे काम करें। उसके लिए सबसे पहले डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने ऑलरेडी सीरीज़ भी चला रखी है अवेयरनेस को लेकर। और समस्या जो आती है वो आती है लैक ऑफ नॉलेज की। किस जगह कैसे कांटेक्ट करे, कैसे रजिस्ट्रेशन करे, कैसे उसको अवेल करे, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ इंटरेस्ट सब्सिडी को कैसे अवेल किया जा सकता है, उन सब को लेकर समस्या बहुत ज़्यादा आती है। उसके लिए सरकार को, डिपार्टमेंट को और हमारे को मिलकर ऐसे ही और प्रोग्राम कंडक्ट करने चाहिए जिसमें हम रूबरू हो, उनकी समस्याएं समझे, उनको कहाँ किस स्टेज किस लेवल पे वो प्रॉब्लम है उस लेवल को समझे, उसके बाद हम काम करें उस पर। ऑलरेडी हमारे राजस्थान में 63,000 एमएसएमईज है, 63 लाख एमएसएमईज है और उसमें से जो 5 से 7% लोग ही हैं जिन्हें पता है कि स्कीम्स कैसे काम कर रही है और उन्हें कैसे यूज़ करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही आधे लोग तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ही गायब हो जाते हैं, आधे लोग वो फाइल ऊपर तक जाने तक में गायब हो जाते हैं, आधा बैंक से इशू आता है। तो क्या इसमें ये कहा जा सकता है कि जो प्रोसेस है वो कुछ हद तक टफ रहता है लोगों के लिए? हाँ, प्रोसेस टफ नहीं है, लेकिन उसको समझ के करने में उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हें राइट वे नहीं पता किस वे से उन्हें जाना है। क्या ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल पे सब चीज़ें मेंशन है ऑलरेडी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि किस पोर्टल पे जाके कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे उस पर काम करना है, क्या हमारी इंटरेस्ट सब्सिडी है, क्या हमारे मशीनरी लोन दे रखा है, क्या हमारे प्रोजेक्ट सब्सिडी है। तो उसको लेकर ऑलरेडी बहुत सारी उनको कन्फ्यूजन है और इस चक्कर में मेरा मानना तो है 90% लोग इसको अवेल ही नहीं कर पाते, उसकी जो स्कीम से उसको लेकर वो काम ही नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि जितना मैंने आपकी बात से समझा है कि फिजिकल अवेयरनेस लोगों में बढ़ाना ज्यादा जरूरी है, कि वर्कशॉप जैसे कंडक्ट करवाएं। हाँ, और मैं ये सुन रही थी पूरा कॉन्क्लेव और जो सेशंस हुए थे सर, तो उसमें फंडिंग को लेकर के एक इशू सबसे ज्यादा उठा है, तो उसको लेकर के भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वो इशू क्यों उठ रहा है और कैसे उसे सॉर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम निर्मल शर्मा है और फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हूँ मैं। और देखिए, फंडिंग का एक ऐसा इशू आता है कि मोस्टली क्या होता है कि एक जो भी नया एंटरप्रेन्योर होता है या कोई अपना बिजनेस चालू करने वाला होता है, तो उसके दिमाग में प्लान तो बहुत होते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करना होता है, लेकिन उसके बाद फंड नहीं होता है। एमएसएमई काफ़ी तरह से फंड की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बट उसकी नॉलेज नहीं होती है उसको कि किस तरह से उसको अवेल करना है, क्या मेरे को बेनिफिट हो सकते हैं, क्या प्राइवेट सेक्टर के पास से ना जाके और एमएसएमई के पास जाएं। इसकी लैक ऑफ नॉलेज के कारण से वो कितनी बार हेजिटेट होकर अटक जाता है। तो 40 के माध्यम से एक ये चैनल प्रोवाइड होता है कि हमारे को या तो हमारे को गवर्नमेंट से किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्या अवेल करना चाहिए फंड के लिए, और ये प्रोसेस, इसका जो चैनल है वो कहाँ से होके कहाँ तक जाता है, उसकी स्मूथनिंग के लिए काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अगर हम 40 से इस चीज़ की हेल्प लेते हैं या एमएसएमई से डायरेक्ट कनेक्ट भी होते हैं, तो इन माध्यमों से ही ये हो सकता है। सर, आपका नाम और क्या आपका बिजनेस है, ये भी जानना चाहूँगी। मेरा नाम आनंद है और मैं भी फर्नीचर इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग, और उदयपुर बेस्ड ही है। हाँ। अच्छा, तो आप एमएसएमई से जुड़े, अवेयरनेस आपको थी या किस तरीके से आपने हेल्प आउट किया खुद ही, और कैसे इस चीज़ को रीच आउट किया और आपको क्या हर्डल्स आए? देखिए, अवेयरनेस की बात करें तो आज का जो नॉलेजेबल सेशन था उसको देख के लगा कि हम जो अवेयर हैं वो सिर्फ 20-25% ही हैं।
आज काफ़ी जितने भी टेक्निकल सेशन हुआ है उसके अंदर कितनी स्कीम्स डेफिनेटली गवर्नमेंट की तरफ से एमएसएमईज को प्रोवाइड किया हुआ है, वो आज हमें काफ़ी नॉलेज मिली और डेफिनेटली कल का सेशन भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो उसमें भी उम्मीद है काफ़ी नॉलेज हमें मिलेगी। मेरा ये कहना है कि जैसे आज तक हम ये कहते हैं कि जैसे चाइना है, वहाँ के लिए कहते हैं कि वहाँ के बिजनेसमैन को वहाँ की गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है। मैंने जो आज का सेशन देखा, यहाँ पर भी हमें डेफिनेटली जितना गवर्नमेंट सपोर्ट हमें अगर दे रही है उतना अगर हम 100% ले लें तो वहाँ से कहीं भी हम पीछे नहीं रहेंगे डेफिनेटली, तो काफ़ी अच्छा। तो इस पैनल डिस्कशन में यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, और उनको भी डेफिनेटली ये पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उस पर वर्कआउट होगा। सर, आपका नाम और आपका बिजनेस? मेरा नाम मनीष बाणावत, मैं 40% उदयपुर डिवीज़न का हूँ। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि जितना एमएसएमई में लाखों नहीं करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं, इसको डिजिटलाइजेशन कर देना चाहिए, क्योंकि हम लाखों करोड़ लोग तक अपनी बात कैसे पहुंचा जा सके, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी मीटिंग्स और करके 100 लोगों को बुला लेंगे, 200 को बुला लेंगे, 500 को बुला लेंगे, और इसके लिए हमको हजारों मीटिंग करनी पड़ेगी। वो पॉसिबल नहीं है। इसको जितना डिजिटल करेंगे तभी लोग को तक बात पहुंचेगी। और डिजिटल इंडिया पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी पूरा फोकस है। ट्रम्प टैरिफ की जो बात थी वो यहाँ पर उठी थी, मैं आप लोग के पास में भी आऊंगी, लेकिन एक स्टेटमेंट यहाँ पर लेना चाहूंगी। सर, ट्रम्प टैरिफ का कितना असर एमएसएमईज पे पड़ेगा, और अगर पड़ रहा है तो उससे कैसे उभरा जा सकता है? एक बार तो पड़ेगा, थोड़ा सा हिम्मत रखने की बात है, और जिसका मैं मैक्सिमम टेन्योर मैक्सिमम 6 महीने मानता हूँ, लेकिन अल्टीमेटली हम 6 महीने बाद में और उभर के आएंगे कि दोबारा हमें ट्रम्प जैसे कोई लीडर हमें कभी भी धमकाएंगे बाहर के, तो ये फॉरएवर के लिए उनका वहम निकल जाएगा कि हिंदुस्तान में बहुत ताकत है। हमें हमारी ताकत को समझना है, और हम अगर हमारी ताकत को आसानी से हम नहीं समझते हैं, इंडियंस में ये थोड़ी बीमारी है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारे में ताकत बहुत है और हम सब समझ जाएंगे। और ट्रम्प भाई साहब है, इनको हम बहुत जल्दी दत्ता बता देंगे कि हम तुम्हारे पे डिपेंड नहीं करते हैं, हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट हैं, और तुम ये हटोगे तो हमारे पास 4 लोग और जुड़ने को तैयार बैठे हैं, तो जुड़ रहे हैं ऑलरेडी। और इसका कोई लंबा चौड़ा इफेक्ट नहीं है, 6 महीने कोई लंबा पीरियड नहीं होता है। व्यापारियों में इतना दम है, ऐसी कोई बात नहीं है, और सारे सभी इसी भावना से काम कर रहे हैं। और मेंटली मैंने बहुत लोगों से बात करी है, तो सबकी सोच यही है कि कोई बात नहीं है, टेम्परेरी फेज है, ये समय निकल जाएगा और हम और पावरफुल होकर उभर के आएंगे। ट्रम्प इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पूरा देश समाचार प्लस के माध्यम से ये बात सुन रहा है और डेफिनेटली वो लोग मोटिवेटेड फील करेंगे आपकी इस बात से। संजय जी, ट्रम्प टैरिफ अभी कितना इफेक्टिव हो सकता है? क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि मैक्स टू मैक्स उसका जो टेन्योर है वो 6 महीने का रहेगा और उसके बाद में और उभर करके आएंगे सारे एमएसएमईज, लेकिन अभी किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है और कितना संयम बरतने की जरूरत है? देखिए, जो ट्रम्प जो टैरिफ है उसमें सबसे बड़ी, मैं जैसे राजस्थान की बात करूँ तो कल लगभग 80,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है ओवरऑल, और उसमें से 18,000 करोड़ का सिर्फ अमेरिका को जाता है, तो बहुत ज़्यादा रेशो बड़ा है नहीं इसमें, तो इतना पैनिक होने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो इसके लिए क्या दूसरे रास्ते भी गवर्नमेंट सर्च कर रही है, धीरे धीरे हो सकता है कि वो नए चैनल्स के थ्रू वहाँ पे जाए, क्योंकि ये तो होगा कि नहीं, उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको चीज़ों की, आज नहीं तो कल वो दोबारा उस चीज़ के लिए वापस आएंगे उस प्लेटफॉर्म पे। और जैसे जो हैंडीक्राफ्ट आइटम में राजस्थान के हैं या और दूसरी स्टेटों के हैं प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको वो फ्यूचर के अंदर भी रिक्वायरमेंट नहीं, तो कोई ना कोई दूसरा चैनल करके वो सपोर्ट कर सकते हैं उसे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एमएसएमई जो भी से जुड़े हुए हैं एक्सपोर्ट से और जिनको इफेक्ट हो रहा है, तो वो थोड़ा संयम रखें और कुछ नए रास्ते अपनाएं, ताकि वो उसको अपने जो नुकसान होने वाला है तो उसको आगे बढ़ा सके उसको। मतलब कि इन हाउस कुछ ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव करने की जरूरत है ताकि उसका फायदा हमें ही मिले। कुछ और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनके पास भी जाऊंगी मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और एक स्टेटमेंट आप लोगों से। सर, आपका नाम और आपका बिजनेस? मेरा नाम चर्चिल है, मैं जनरल सेक्रेटरी 40 उदयपुर डिवीज़न। सो आज के सेशन में एक टेक्निकल सेशन था जो सिडबी की ओर से दिया गया था। सो सिडबी से कुछ स्कीम्स जो उन्होंने बताई वो जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लेके आ रहा है फंडिंग से रिलेटेड। तो उसमें जो स्पेशल पॉइंट उन्होंने बताया कि कोई अगर सोलर में इन्वेस्ट कर रहा है या सीएनसी कटिंग मशीन्स या कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के अगर कॉस्ट इफेक्टिव काम कर रहा है, जिसको उन्होंने ग्रीन फील्ड बोला है,
तो जैसा कि मेरे को उनके सेशन से समझ में आया, दे आर फंडिंग से अराउंड 6% पर एनम, तो वो आज की तारीख में आपके रेपो रेट के आसपास ही है। तो इतनी अच्छी स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन फ़ायदा उठाएं, और हम चाहते हैं कि इस सेशन के थ्रू कुछ लोग उसको सीख के भी गए होंगे और दे विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। थैंक यू। तो मुझे लगा है कि ये जो पैनल डिस्कशन यहाँ पर हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा है। एमएसएमई मंत्रालय के जो अधिकारी हैं यहाँ पर, उनको भी बात समझ में आई, जो 40 सेतु का काम कर रहा है उनको भी ये बात समझ में आई है कि आगे और किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है। अगर फंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ किस तरीके से एमएसएमईज़ को सॉर्ट किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, और जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का हो चाहे से वो, और या फिर रजिस्टर करने के बाद में जो टेक्निकल प्रॉब्लम अगर कहा जाए इसे, या फिर कुछ लोगों को अवेयरनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है वो कहा जाए, अगर वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो आज इनके सामने ये बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिन पर शायद और भी बेहतरीन तरीके से काम होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से एमएसएमईज़ तक पहुंचा जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, महिलाओं को अवेयर किया जाएगा, ताकि वो आगे आएँ, सरकार की योजनाओं के साथ में जुड़ें और उसका भरपूर लाभ उठाएं। और मुझे लगता है कि सरकार बेहतरीन काम कर रही है और सपोर्ट उनका ऐसी संस्थाएं कर रही है ताकि लोग और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ भी रहे हैं और इसी के साथ और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत ज्यादा शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, एमएसएमई की तरफ मेरा एक क्वेश्चन है। एक योजना आई है पीएमजीवी, उसमें क्या हुआ है कि मैंने अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद में उसमें कोई 2-3 एजेंसियां होती हैं, डीआईसी होता है और बैंक होती है। तो वो मैंने क्या किया, सारा करने के बाद में डीआईसी से अप्रूवल हो गया। बैंक को गवर्नमेंट करे या कोई भी बैंक को पाबंद करे कि कम से कम एमएसएमई के थ्रू जिसने भी लिया है उसको प्रॉपर दिया जाए, और वो लोग क्या बिल्कुल अवेयर नहीं है। हम उनको बार बार कहते हैं कि आप अपने पोर्टल पे अपलोड करिए, वो नहीं करते हैं। उनको मुझे ये है कि एमएसएमई या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये चाहे कि उनको पाबंद करे। और कुछ बैंकें ऐसी हैं जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं थी। आज मेरे साथ आईसीआईसीआई बैंक में हुआ, 3 महीने पहले हमारी फंडिंग हो गई, बट आज तक पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ है। फिर हमें कैसे सब्सिडी वो मिलेगी? 35% की सब्सिडी है। तो ये गवर्नमेंट को करना पड़ा या एमएसएमई खुद इसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करे? ये संजय जी बता सकते हैं कि इसको आगे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल संजय जी, अनिला जी, आपने सुना है सवाल, तो किस तरीके से इसे सॉर्ट किया जा सकता है और क्या समाधान इसका हो सकता है? देखिए, जो पीएमजीपी एक हमारी जो भारत सरकार की स्कीम है और उसकी जो नोडल एजेंसी है वो केवीआईसी है। तो जैसे भी क्योंकि समस्याएं सब जगह आती है, हर जगह आएगी भी, फ्यूचर में भी आएगी। ऐसे नहीं कि सबको इजीली सब कुछ मिल जाता है, तो उनका समस्याओं का समाधान भी होता है। तो समाधान प्रॉपर चैनल से किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे अभी 40 के साथ वो बैठे हैं तो वो चाहे कि वो 40 की तरफ से उनको पत्र व्यवहार करके हम तक पहुंचाए और हम पर्टिकुलर जो एजेंसी है उनको वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा कर उनका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज सर ने अपनी बात रखी है, डेफिनेटली आपकी समस्या का समाधान होगा। किसी और का कोई सवाल? तो बहुत बहुत जी, एक और सवाल आया है। जी सर। सर, एमएसएमई के बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ सर कि जो सब्सिडी है उसको क्रेडिट करने की कोई टाइम फ्रेम, टाइम लिमिट बनी हुई है क्या डिपार्टमेंट में? बिकॉज हम देखते हैं कि कुछ लोगों की साल भर में आती, कुछ की 6 महीने में आती है, कुछ लोगों की 1.5 साल तक जो है सब्सिडी नहीं आती। तो उसकी कोई टाइम फ्रेम, गाइडलाइन बनी हुई है या फिर वो जब आएगी तब आएगी? सर, सब्सिडी क्रेडिट करने का कोई टाइम फ्रेम अगर बना हुआ है तो वो आप बताइए, अगर नहीं बना हुआ है तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट हो सकती है? देखिए, सब्सिडी का जो टाइम फ्रेम बिल्कुल बना हुआ है। जो भी स्कीम में अवेल करते तो उसमें सब में सब्सिडी कब आएगी, किस तरीके से आएगी, वो पूरा उसमें दिखाया हुआ है। मैं एग्जांपल लूँ, पीएमजीपी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात करें तो उसके अंदर 3 साल तक वो सब्सिडी फ्रीज रहती है उनके अकाउंट में, और जब थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो जाता है, इंडस्ट्री 3 साल तक बढ़िया से रन करती है, समय पे अपना जो किस्तें चुकाती है, तो उसके बाद में वेरिफिकेशन के बाद में उनकी सब्सिडी उनके अकाउंट में आ जाती है। तो सब जितनी भी स्कीम्स है सब में टाइम फ्रेम है। बस ये है कि उनको अपनी अवेयरनेस या कुछ कमियों की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। कमियों को जल्द पूरा किया जाएगा। जो मतलब दोनों तरफ से कमियां होती हैं, जरूरी नहीं कि डिपार्टमेंट की तरफ, दूसरी जो यूनिट है वो ले रहे हैं उनकी तरफ से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है, कुछ रहती है।
तो वो फुलफिल करके उसको ले सकते हैं। तो जी सर। मैम हम इंडस्ट्री से है, CPSC है, महेंद्र सिंह और DGM REIL। मैम हमारे पास एक प्रॉब्लम फेस हो रही है लास्ट 5 to 10 ईयर्स, SC/ST और वुमेंस के एंटरप्रेन्योरशिप वेंडर्स आ नहीं रहे। हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो टारगेट दे रखा है वो उसका 0.1% भी नहीं कर पा रहे। इसलिए हम 40 से और MSME से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका कोई डाटाबेस दे ताकि हम उनसे खुद फॉलोअप करें, टच करें, कि वो हमसे टच करके बिजनेस स्टार्ट करें। तो ये MSME के अधिकारी और 40 आप लोग दोनों ने सुना है कि ये वेंडर्स नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या है इसके पीछे वजह? मेरे ख्याल से जानकारी का अभाव एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, ये लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं है कि वो ये सोचते हैं प्रोसेस थोड़ा मुश्किल होगा, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या हाउ टू अप्रोच, एंड वो ये कर सकते हैं क्या, या गवर्नमेंट इज़ लुकिंग फॉर वेंडर्स, उनको ये आइडिया ही नहीं है। तो वो जो मेरे ख्याल से जो मार्केट है वो डोमेस्टिकली ही ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट के थ्रू उनको लग नहीं रहा है कि वहाँ से भी वो वेंडर बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे इवेंट्स जो हम करते हैं, जैसे ये वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम ही था, तो लोगों को लगा है कि हाँ दे कैन अप्लाई टू बी अ वेंडर, तो ऐसे प्रोग्राम डेफिनेटली इस चीज़ को बढ़ावा देंगे। और ये पॉइंट मैंने नोट किया है, तो हम लोग भी हमारे विंग में इस चीज़ को प्रमोट करेंगे कि आप तक पहुँचे और बी अ पार्ट ऑफ बिजनेस। अनिला जी, कोई डेटा ऐसा आता है कि रजिस्टर हुआ हो और करना चाह रहे हो लेकिन बट वो अंजाम तक ना पहुंचा हो? क्या कोई ऐसा डेटा आ रहा है, जैसे कि सर ने अभी बात कही? नो सच डेटाबेस इज देयर, लेकिन अगेन एज आई सेड, मिनिस्ट्री ऑफ MSME का एक मैंडेट और भी है कि हम इन कोऑर्डिनेशन विद वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स इस तरह का इवेंट करें। जैसे कि हर्षा जी ने बताया, इट इज़ ओनली द लैक ऑफ अवेयरनेस। तो एक्सक्लूसिवली जैसे ये हुआ है वेंडर डेवलपमेंट, वैसे वी कैन do it for the exclusively for the women entrepreneurs, bringing on board all the PSUs and departments, ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पैनल डिस्कशन में जुड़ने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई कॉन्क्लेव होता है, लोगों की बात समझ में आती है, एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात निकल कर आती है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, सपोर्ट सिस्टम किस तरीके का काम कर रहा है और क्या उनकी ज़रूरतें हैं। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये रहा है। जो अधिकारी हैं 40 हैं, उनकी भी बात एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंची है और साथ ही जो उनकी शिकायतें हैं वो भी यहाँ तक पहुंची हैं, जो समाधान है वो भी जल्द से जल्द निकाला जाएगा। और इसी के साथ इस पैनल डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।